नाज़रीन, मौका मौजूद है अगर उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की आपने बात की और वज़ीर आज़म के अल्फाज जो कैमरे ने फिल्म बनाते हुए नहीं कैप्चर किए, वो उन्होंने हमें बताए। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, और कामरान यूसुफ साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। इस सियासी मंजरनामे के पस मंज़र में हम उनसे बात कर रहे हैं कि अंदरूनी मामला अपनी जगह पर, लेकिन हिंदुस्तान का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। एजाज़, कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे एजाज़ साहब, आपको क्या हैरानी हुई कि हिंदुस्तान ने कैसे SCO के एलामिये के ऊपर दस्तखत नहीं किया, और चूँकि नहीं किया तो ये पैगाम क्या है? लेट मी स्टार्ट विद दैट। पैगाम तो वही अकड़ है जो अभी तक जा नहीं रही। हालांकि ये तन्हाई पकड़ते जा रहे हैं। इन्होंने पहले जाके दुनिया में जाके बताने की वही पुराना सौदा बेचा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, किसी ने नहीं माना। फिर ये IMF गए कि किसी तरह रुकवाएं पाकिस्तान के लिए जो आनी थी, जो उनके इमदाद, वो रुकवाएं, वो भी नहीं हुआ कामयाब। फिर FATF में गए, वो भी नहीं कामयाब हुए। अब यहाँ पे भी SCO में भी तनहा हो गए वो। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की जो घमंड है उनको चैन नहीं लेने दे रहा, और उनको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि उन्होंने जैसे क्रिकेट की इस्तेलाह में रॉन्ग फुट पर खेला, गलत फुट पर कदम पर खेला, क्योंकि वो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं पहलगाम के साथ। ये बात उनको अभी तक हजम नहीं हो रही। कभी ये भी कहते हैं कि जी हमने 4 बंदे पकड़ लिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं और दुनिया में तनहा होते जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को क्या तनहा करते, ये उल्टा मेरे ख्याल में खुद इनको मुश्किल पेश आ रही है। देखते हैं कब तक ये अपने लिए गड़ा खोदते जाएंगे। ये मैं आपके पास सवाल वापस लेके आऊँगा कि मैं वाक़तन ये हमाकत अजीम है या इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है। मैं ज़रा कामरान साहब से बात करना चाहूँगा। एजाज़ साहब ने भी जिक्र किया, कामरान, कि ये दोबारा से पहलगाम वाले मामले को देख रहे हैं, और हम मीडिया के अंदर रहते हुए देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्टिंग है पहलगाम के हवाले से हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर भी, इसके अंदर आपको स्पाइक नज़र आ रही है। ये दोबारा से पहलगाम आपको रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत को जो पहलगाम वाक़े के बाद और फिर जो 4 रोज़ा जंग के दरमियान और पाकिस्तान का जिस तरीके से अपर हैंड रहा, एक तो वो उनके जख्म भरे नहीं है और बिल्कुल वो इस मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से दोबारा एक जो स्कोर है वो सेटल किया जाए, और जो उनके इमेज को धचका लगा है उसको वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो पहलगाम वाला जो इशू है इसको अलाइव रखना चाहते हैं। और आज अगर आप राजनाथ सिंह की, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तकरीर SCO में देखें तो उन्होंने 2-3 बातें की हैं, इशारा दिया है। एक तो अगेन वो रीइटरेट कर रहे हैं कि अब भारत की ये पॉलिसी है, ये डॉक्ट्रिन है कि जो उनके बकौल जो दहशतगर्दी के मराकज हैं वो उनको भी निशाना बनाएंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके लिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। अब ये जो मैसेज है वो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अगर महसूस होता है खतरा कि पाकिस्तान से मुबैना तौर पर कोई दहशतगर्दी का हमला प्लान हो रहा है तो वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ सेंस के वो अभी भी जो पहलगाम वाला वाकया है और जो पाकिस्तान की जिस तरीके से जीत थी उसको अभी ओवरकम नहीं कर पाए और किसी मौके की तलाश में है कि पाकिस्तान से जो स्कोर है वो सेटल किया जाए। और दैट इज व्हाई आई बिलीव कि हमें अलर्ट पे रहने की जरूरत है। आज़ाद साहब, ये जो है अंगूर खट्टे हैं या दांत खट्टे हैं, इस बहस से कता नज़र जो वो कर रहे हैं, जिस किस्म का नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी किस्म का एडवेंचर उनके जहन में है, जो कि ज़ाहिर है मंतकी चॉइस नहीं होगी, लेकिन दुश्मन से मंतक की तवक्को करना भी मेरे ख्याल में गैर मंतकी है। योर टेक? जी देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन है कि हम अब किसी पूछे बगैर अगर कोई वाकया होता है या हमें महसूस होता है कि और उसके ऊपर हम हमला कर देंगे, आप ये महसूस देखें कि चलिए पाकिस्तान तो पहले ही तैयार बैठा है, लेकिन बाकी जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं वो क्या सोच रहे होंगे इस बारे में? बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी जो जनूबी एशिया से बाहर भी जो लोग हैं वो यही सोचेंगे ना कि ये बावले हो गए हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी मुल्क पर कोई भी वजह हो तो चढ़ दौड़े? ठीक है, दुनिया में इस वक्त आलमी कानून बिखर गया है, मानूं मैं कि कोई निज़ाम भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको जब भी मौका मिले आप चढ़ दौड़े।
तो ये इस वजह से मैं समझता हूँ कि सारे इनसे खौफजदा हो रहे हैं कि इनको पता नहीं शायद चढ़ गया है ये नशा अपनी ताकत का, और इनसे संभाले नहीं संभल रहा। अब इसमें ये डेस्परेट भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि गुस्से में आके ये कहें कि हमारी तो इतनी ताकत है, इनकी क्या मजाल, ये सुनते नहीं है, तो वो दोबारा हमला करने की कोशिश करें। ये हो सकता है। लेकिन ये भी है कि उनकी जो फौज है और जो उनकी एयरफोर्स है, वो सब सोच रहे होंगे कि अब हमने करना हुआ दोबारा तो किस तरीके से करें, उनको भी तो जख्म चाटने हैं ना। तो वो भी सोच रहे होंगे। तो यही इसी पर हमने सनोबर इंस्टीट्यूट में एक राउंड टेबल की इसी मौजू पर, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था उस वक्त कि पिछली मरतबा तो इनकी एयरफोर्स नहीं चली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी तरफ से दोबारा दोबारा हमला करें, बल्कि उनका ख्याल है कि वो शायद ये ढूंढेंगे कि पाकिस्तान के वल्नरेबल पॉइंट्स क्या हैं। तो दो वल्नरेबल पॉइंट्स का ज्यादा वहां पे जिक्र किया गया। एक तो वो हाइब्रिड वॉर के जरिए पाकिस्तान के अंदर ज्यादा अफरा तफरी डालने की कोशिश करेंगे, जो पहले से कर रहे थे। और दूसरा पानियों के का जो यानी पानी के रास्ते जो नेवी है उसके ऊपर उनको बड़ा जोम है। हमारी जो उनकी क्या सागर माला स्ट्रेटेजी है, उसके तहत उनका ख्याल है कि पाकिस्तान शायद इधर से वल्नरेबल हो। बाहर तो और हमें मेरे ख्याल में पूरी तरह तैयारी रखनी चाहिए। ये अभी जंग उन्होंने खुद भी खत्म नहीं की और वाकई खत्म नहीं हुई है। ना ईरान इसराइल की जंग सही तौर पर खत्म हुई है, ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान हिंदुस्तान की खत्म। ज़रा ये आपने दिलचस्प बात की कि ये जंगें ख़त्म नहीं हुई, इनके अंदर किसी भी वजह से वक्फा है, और एक वजह डोनाल्ड ट्रंप का ये इसरार है कि हर हाल में ये सीज़ फायर चलने चाहिए। तो अगर मैं कामरान आपसे पूछ पाऊँ, आपकी क्विक रीडिंग क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एडमॉनिश किया इसराइल को और ईरान को, प्रेज़ किया, जो गैर मामूली है एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन इसरार उसका यही था कि अब आपने सीज़ फायर को तोड़ना नहीं है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का इसरार लागू होता है, या हिंदुस्तान ये समझता होगा कि जी हमें डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बताना है कि हम उसके ताबे भी नहीं हैं? देखिए, ट्रंप तो बिल्कुल वो चाहेंगे कि ये जो सीज फायर वो बेशक इजराइल ईरान की है या फिर पाकिस्तान और भारत की है। वो इनफैक्ट जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें तो हमास और इजराइल के दरमियान भी वो अगले 2 हफ्तों के दौरान सीज फायर की बात हो रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी उनकी बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो अपने आप को एक ग्लोरी या एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि जी वो मैन ऑफ पीस है। तो उसके लिए तो वो डेफिनेटली चाहेंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से ट्रंप ने अब भारत की छेड़ बना ली है कि हर जगह पर हर इवेंट के ऊपर वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाने की। तो भारत बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब आप जंगों की तरफ जाते हैं तो मंतक कहीं और भूल जाती है। तो शायद अपने आप को बताने के लिए कि नहीं जी हम तो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज भी मेंटेन करते हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। बट स्टिल आई सीरियसली डाउट, क्योंकि जिस तरीके का उनको सेटबैक मिला है, जो पहला उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। कल भी मैं एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे मौजूद था और मैं हैरान था कि बहुत से ऐसे ममालिक के डिप्लोमेट्स जो भारत के इत्तेहादी हैं वो ये कहने पर मजबूर थे कि भारत ने बिल्कुल ये मैस अप किया है, और एंड मोदी जो है इस वक्त इज रियली फ्रस्ट्रेटेड, और पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड फार बेटर देन इंडिया। और इसको सामने रखते हुए आई थिंक इंडिया, मुझे लगता है कि कोई कोविड या उस तरह की शरारत तो कर सकता है, लेकिन उस तरीके की ऑल आउट जो हमने पिछले महीने जो कार्रवाई देखी उस तरह का करने के लिए उसको आई थिंक कई मरतबा सोचना पड़ेगा। लेकिन हमें एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है, अब ये जंग जो है वो अददी नंबर्स पर नहीं है, अब ये टेक्नोलॉजी की जंग है, अब ये एस्पियनॉज और जासूसी की जंग है। एंड आई एम श्योर कि भारत मेरे ख्याल में वो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है जो ईरान के खिलाफ इसराइल ने किया। यानी कि पहले ही दिन जो कुछ उन्होंने जिस तरीके से नेटवर्क अपना यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था ईरान के अंदर, तो उसके लिए आई एम श्योर कि हमारी अथॉरिटीज इस पर काम कर भी रहे होंगे। हमें नजर रखने की जरूरत है। बट यस, ये भारत कर सकता है 2-3 जो नैरेटिव्स हैं उनको चैलेंज करने के लिए कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं है और हम अमेरिका को कुछ समझते नहीं है। बट स्टिल आई बिलीव दैट वो कई दफा इस बारे में सोचेंगे जो पाकिस्तान की इस वक्त जो ताकत है या पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए।
अज़हर साहब, क्विकली 30 सेकंड्स में अगर आप बता पाएँ, आई एम श्योर दिस इज़ नॉट अ फेयर टाइम फ्रेम, लेकिन आपके जहन में कोई ऐसा, आप मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, आपने मुश्किल गुत्थियां सुलझाई भी हैं, उनको टैकल भी किया है। काइनेटिक्स के ऊपर तो हम फिलहाल नहीं जाते, वो तो जब होगा देखी जाएगी। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के पास कोई बड़ा इनिशिएटिव लेने की स्पेस है, या हम देखेंगे जो होगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त कई किस्म के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं और ले भी रहे हैं। अब एक बड़ी जबरदस्त इस वक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं ट्रायंगुलर अरेंजमेंट्स की। उसमें पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान की एक है, पाकिस्तान, चाइना, ईरान की, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया की, पाकिस्तान, ईरान, टर्की की। ये चारों ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स ज़ेर गौर हैं। मेरे ख्याल में अगर इस किस्म के आप इनिशिएटिव्स लेते रहें, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात किसी न किसी हवाले से चल ही रहे हैं, ठीक है ट्रांजैक्शनल हैं, टेक्निकल हैं, लेकिन चल रहे हैं। चीन के साथ इसको मजीद मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत स्पेस है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की, और मेरे ख्याल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं।